हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग का चैप्टर 13 है न्यूक्लियई या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सिंगुलर हो गया, न्यूक्लियई बहुत सारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियई देखिए, इसमें सिलेबस रिड्यूस हुआ है, एटम से कुछ रिड्यूस नहीं हुआ था, कुछ डिलीट नहीं हुआ था, इसलिए एटम में सारा टॉपिक को पढ़ाया गया। ठीक है, न्यूक्लियई में अब जो सिलेबस है, कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस कैसे बना हुआ है तो उसके बारे में भी बताएंगे, और साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि रेडियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये पढ़ना है। फिर मास एनर्जी रिलेशन है, E बराबर mc², सुने होंगे मास एनर्जी रिलेशन। और मास डिफेक्ट क्या होता है, जब न्यूक्लियस बनता है तो मास डिफेक्ट क्या होता है, नेचर प्रकृति जब न्यूक्लियस को बनाता है तो मास डिफेक्ट आता है, पढ़ाएंगे उसको। फिर न्यूक्लियर फिजन का डेफिनेशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन ऐड हुआ है। तो ये आपका सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले कि न्यूक्लियर में सिलेबस ये है, न्यू सिलेबस। अब देखिए यहाँ पे डीके ओके था, पहले लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके था, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वो सब अभी रिड्यूस हो गया है, सबको हटा दिया गया है तुमको कोविड-19 के कारण। तो अब ये वाला आपका सिलेबस है। अब देखिए न्यूक्लियई या न्यूक्लियस, सबसे पहला पॉइंट क्या सोचोगे कि न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी न्यूक्लियस जब तुम सुनते हो तो न्यूक्लियस जो कि सेंटर ऑफ एटम माना जाता है, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो सबसे पहला बात दिमाग में यही आता है कि न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय प्रोटॉन्स, बाय प्रोटॉन्स। ए न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। सब बच्चा जान रहा है कि हाइड्रोजन एटम H11, अब हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन 1 - 1 0 होता है, हाइड्रोजन एटम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी हाइड्रोजन के अलावा, अब हाइड्रोजन में भी आइसोटोप भी बताएंगे हाइड्रोजन का, उसके पास न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है जिसको प्रोटियम भी बोलते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम मतलब H11, उसके पास, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बस एक सिंगल प्रोटॉन होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है, बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, जब भी बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स मतलब इकट्ठे बात हो रहा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। अब जेड, जब हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, तो सारा स्टूडेंट जानता है कि जेड होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी एटम में, किसी भी न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं और उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसके बाद ए, कैपिटल ए, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या है दोनों को ऐड करके बोलते हैं मास नंबर। और जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितना न्यूट्रॉन्स है, छोटा n से डिनोट करते हैं, और ये होता है A - Z। चलिए आइए कंसीडर करते हैं एक न्यूक्लियस, एक एलिमेंट। तो एग्जांपल से जल्दी से देखिए, कंसीडर
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक्स जेड एटम है, ठीक है, कोई एटम है, किसी एलिमेंट का कोई एटम है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स जेड ए से, या फिर इसी को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स जेड यहां लिखिए, ए यहां लिखिए, या तो दोनों एक साइड भी लिखा जाता है और ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है। तो कोई न्यूक्लियस है एक्स जेड ए, तो देखिए जेड जो नीचे लिखा जा रहा है वो है आपका एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा जा रहा है या तो एकदम ऊपर इधर साइड चाहे उस साइड, उसको बोलते हैं मास नंबर। तो ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देते हैं, एग्जाम्पल सोडियम, अब मान लेते हैं सोडियम का एक एटम है तो उसका एक न्यूक्लियस है, एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस, और वो होता है 1123 सोडियम, ठीक है, 1123। अब जब हम लोग लिखते हैं सोडियम 1123, इसका मतलब कि यहाँ पे जेड जो कि जेड 11 है, अब जेड 11 है इसका मतलब क्या कि इसमें प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या 11 है। तो जेड 11 है इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों 11 है। और अगर हम लोग यहाँ पे मास नंबर कितना हो गया, ए मास नंबर है 23, लेकिन अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जानना हो, स्मॉल एन मान लीजिए, डिनोट कर दिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ए माइनस जेड, ऊपर में से नीचे को घटाइए तो 23 माइनस 11 मतलब कि 12। तो एक सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, लेकिन 12 न्यूट्रॉन है। उसके न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, और ऑर्बिट में घूम रहा होगा 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक बेसिक सा बात है, इसी को बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम लोग चर्चा किए, ठीक है। अब इसी में आप पढ़े होंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, तो एक बार उसको चर्चा करते हैं कि भाई अगर आइसोटोप क्या होता है, कि एक एटम का बहुत सारा आइसोटोप है, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो आइसोटोप उन एलिमेंट्स को आइसोटोप्स कहते हैं जिस सबका मास नंबर सेम हो, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो आइसोटोप कहते हैं। लिखते हैं और बताते चल जाते हैं ये आइसोटोप क्या होता है। पहले वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके सिलेबस को भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, सिलेबस को भी, और फिर यहां से शुरू कर दीजिए। चलिए दिख रहा है। तो अब हम लोग का चैप्टर 13 न्यूक्लियई में अभी हम लोग देखें कॉम्पोजिशन की, न्यूक्लियस के कैसे बनता है भाई, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। और किसी भी न्यूक्लियस को डिनोट करते हैं एटम का किसी भी एक्स जेड ए, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, तो ए माइनस जेड। ए हो गया एक तरह का न्यूक्लियन नंबर, मतलब ए हो गया मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मिला के संख्या 23 है। अब प्रोटॉन अकेले 11 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, घटा दो। चलिए अब यहां पे हम लोग देख रहे थे नेक्स्ट क्या होता है, आइसोटोप्स। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप में बोलते हैं न्यूक्लियस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। न्यूक्लियस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का आइसोटोप H11, H12, H13। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। याद रखिएगा सिर्फ हाइड्रोजन का ही एक ऐसा आइसोटोप्स है जिसका पर्टिकुलर नेम है, यूनिक नेम है, और किसी भी आइसोटोप का नेम नोमेनक्लेचर नहीं है। सिर्फ हाइड्रोजन का अलग से नोमेनक्लेचर है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब ये सबका स्पेशल नाम है ना, इसका प्रोटियम,
सब इसका प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, इसका ट्रिटियम। अब जैसे कार्बन का आइसोटोप है, तो कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 612 एंड कार्बन 614, कार्बन 615 भी होता है। तो अब इसका स्पेशल कोई नाम नहीं, बस बोलते हैं कार्बन का आइसोटोप, कार्बन 612, कार्बन 614, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं। जैसे इसका स्पेशल नाम है ट्रिटियम, तो सिर्फ हाइड्रोजन ही एक स्पेशल है जिसका अलग आइसोटोप्स का नाम दिया गया है, बाकी सबको बोलते हैं कार्बन का आइसोटोप, नाइट्रोजन का आइसोटोप। चलिए दूसरा है आपका आइसोटोप के बाद आइसोबार, आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होता है, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हैविंग सेम मास नंबर। अब यहां पे सबका एटॉमिक नंबर सेम था, नीचे वाला डिनोमिनेटर ये वाला सबका सेम था एटॉमिक नंबर, और जबकि मास नंबर अलग अलग था आइसोटोप में। अब ये वाला आपका ऊपर वाला सेम होगा, नीचे अलग। तो न्यूक्लियस हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियस हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल कार्बन ही का देखें तो कार्बन का एक आइसोटोप है 614, ठीक है, और नाइट्रोजन भी होता है 714। तो यहां पे आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन यहां पे आप लोग देख रहे हैं मास नंबर सेम है, तो ऐसे में बोलते हैं आइसोबार है। और एक होता है आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस जो निकालते थे A-Z, वो आपका सेम होता है आइसोटोन्स के पास। तो आइसोटोन्स के पास होता है न्यूक्लियस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लिखते हैं, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 16, तो 8 आया, ठीक है, और यहाँ पे 8 16 और इसको भी घटाइए तो ये भी लगता है 8 ही आ रहा है। और कार्बन का हम लोग अगर देखें 614, तो अगर इसको डिफरेंस करते हैं ऑक्सीजन 816 भी पाया जाता है और कार्बन 614 आइसोटोप भी पाया जाता है। तो अगर यहाँ डिफरेंस कीजिएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पे भी डिफरेंस कीजिएगा तो 8 ही आएगा। तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इन लोग के पास। तो ये सब आपका आइसोटोन्स हो गया। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ऐसे हम लोग का होता है। तो पहले इसको भी नोट कीजिए आप लोग पहले। चलिए, तो अभी हम लोग बस देखें कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम पढ़ाएंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। चलिए वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट कीजिए। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। देखिए, अब यहां पे टॉपिक पढ़ते ही तो हो गया। अभी देखे हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। अब फर्स्ट टॉपिक यहां पे हम लोग का जो है एक्चुअली है रेडियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एक्चुअली इस पर रेडियस के बारे में जानना है, मेन इस पे सवाल आएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में सवाल आता है। पहला टॉपिक हो गया अब हम लोग का साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेशन किया और न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, पहले बात किया कि स्फेरिकल होता है। रदरफोर्ड बोला कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो जब स्फेरिकल शेप का हो गया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया 4/3πr³। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो बोलता क्या चाहिए कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। पहला बात मतलब कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर। मास नंबर क्या, ऊपर वाला न्यूक्लियन का नंबर। जब हम लोग लिखे थे ना XZA, तो ये जो A है यही मास नंबर है। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या जोड़ के होता है ना मास नंबर न्यूक्लियस के अंदर। अब वॉल्यूम स्फेरिकल बोला रदरफोर्ड, तो 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहां से आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि ई सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो भाई समझिएगा, तो लिख सकते हैं ना जब ये सब कांस्टेंट है तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकते हैं। तो यहां से आर इज इक्वल टू ए का क्यूब, सॉरी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब रूट। तो बहुत सारा बुक्स में डायरेक्ट बच्चा को याद करवा दिया जाता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक है, ये हम अच्छा समझा दिए कि पहले रदरफोर्ड बोला था कि भाई न्यूक्लियस स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। हिंदी में सोचिए, मास नंबर ज्यादा मतलब कि जितना प्रोटॉन ज्यादा न्यूट्रॉन ज्यादा, मास नंबर ज्यादा का मतलब क्या, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा न्यूट्रॉन का संख्या ज्यादा। अब जैसे हम कार्बन बोल दे, मान लो कार्बन 612 दे, यूरेनियम ले ले, मान लो कोई बड़ा, जैसे कि यूरेनियम ले ले 92 234। तो अब कॉमन सेंस है कि अगर तुम देखोगे कार्बन के पास 12 है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, यूरेनियम के पास 234 है, यूरेनियम 92 234 को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ऑब्वियस है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 12 है कार्बन के पास, यूरेनियम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 234 को है। तो ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिसके पास, उसका न्यूक्लियस का पेट भी ज्यादा बड़ा होगा। ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो यहां तक। अब इसी में से एक्सपेरिमेंटली जब डायरेक्टली हटाया गया तो एक रेडियस कांस्टेंट आया न्यूक्लियस का, ए का क्यूब रूट, ठीक है, जहां पे R0 जो है एक रेडियस कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंटली उसको पाया गया 1.2 फर्मी। क्या होता है भाई फर्मी, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, उसी को फर्मी बोलते हैं या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, फर्मी या फेम्टोमीटर। तो R0 जो है रेडियस कांस्टेंट, इसको तो याद कर लीजिए 1.2 फर्मी या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप इसी को दो न्यूक्लिय के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर 2 न्यूक्लिय, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 2 न्यूक्लिय। चलिए, दो प्लूरल है ये, 2 न्यूक्लियस के लिए, फॉर 2 न्यूक्लिय या फॉर 2 न्यूक्लियस भी आप लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 का क्यूब रूट, एकदम लिख सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। इन दोनों से लगातार आपका सवाल आते रहता है। तो पहले साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, साइज का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े तो मेन इंपॉर्टेंट हम लोग को क्या मिला भाई, कि जो रेडियस है, मेन आपको ये याद रखना है, क्योंकि सीधा सवाल आएगा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का क्यूब रूट। बहुत सारे बुक में इतना देता ही नहीं है, सीधे यहां से स्टार्ट कर देता है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का क्यूब रूट, और फिर सीधे R0 लगा देता है, R0 का रेडियस कांस्टेंट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख देता है, बच्चा को बोलता है याद कीजिए ये दोनों फॉर्मूला। और 2 न्यूक्लियर के लिए लिख सकते हैं, रेशियो है R1/R2, R0 कट जाएगा, A1/A2 का क्यूब रूट, ठीक है। अब जैसे कि इस पे सिंपल सवाल देखिए कैसा आता है, किस तरह का सवाल आता है। जैसे कि मान लीजिए सवाल आया, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 8, हैविंग मास नंबर 8। तो मास नंबर का मतलब A दिया हुआ है, बताओ कितना, 8। अब बोल रहा है कि रेडियस बताओ न्यूक्लियस का, तो सबको याद है रेडियस का फॉर्मूला होता है R0 A का क्यूब रूट। तो R0 तो हम लोग का यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर लेंगे। R0 का कितना था, 1.2 फर्मी, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर।
और बताओ यहाँ पे a की जगह कितना रखोगे 8। अब हम 8 को मन में लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब जैसे ही तुम रखोगे 2 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और यहाँ क्यूब रूट 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे सीधे 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जिसको सीधे लिख सकते हैं फेम्टोमीटर या फर्मी। ये आंसर हो गया कि किसी का भी मास नंबर अगर गिवन है तो हम लोग को आर नॉट पता है तो उसका रेडियस पता चल जाएगा। जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतने ज्यादा रेडियस होगा। ठीक है, नोट करो पहले और बताते हैं प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रब करें। जो कि साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हो, रेशियो आ जाएगा। और ये सब प्रॉब्लम है कि एकदम आते ही रहेगा, पढ़ना एकदम ध्यान से, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू न्यूक्लियस, सॉरी ratio of radius of two nuclei या nucleus having mass number ratio 8:125। ऐसा ही हो गया आंसर 2:5। तो इस तरह का आंसर तो तुरंत हो जाएगा ना। क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि दो न्यूक्लियस है, दोनों का मास नंबर रेशियो है 8/125। 8 को तुम लिख सकते हो 2 का क्यूब, अब 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब, तो कॉमन ले लिए, ये तो समझ गए। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे देखो, अब हम लोग पढ़े थे कि रेडियस का जो रेशियो है R1/R2 A1/A2 का क्यूब रूट। जैसा ही तुम A1/A2 यहां रखोगे पूरा, समझ गए, तो 3 और 1/3 कट जाएगा, और ध्यान से देखो आंसर सीधे आ जाएगा 2/5। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2:5। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड देखते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, कि डेंसिटी क्या होता है न्यूक्लियस का। तो रेडियस याद कर लो पहले, R0 A का क्यूब रूट। अब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, चलिए इसको भी नोट करिएगा। देखिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब सेकंड टॉपिक हम लोग का है रेडियस के बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस, देखो डेंसिटी क्या होगा, मान लो डेंसिटी को हम डी से डिनोट कर दें, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। यही ना होता है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। ठीक, अब सोचो तुम कि न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन है, तो प्रोटॉन है, और कौन है तो न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितना है तो जेड, न्यूट्रॉन कितना है तो A-Z। यही ना बताएं, प्रोटॉन जेड को होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना होता है तो A-Z होता है। अब एक बात और तुम ध्यान रखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत कम फर्क होता है। न्यूट्रॉन हल्का भारी होता है। देखो अगर हमसे एक प्रोटॉन का मास तुम पूछोगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और यहाँ पे 3 लगा दो। और एक न्यूट्रॉन का मास पूछोगे केजी में तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखो दोनों में 10⁻⁻27 है, खाली यहाँ पे प्रोटॉन में 1.673 है और न्यूट्रॉन में 1.675 है, बहुत कम फर्क है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट दोनों का मास सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो अगर हम मान ले कि नेग्लिजिबल डिफरेंस है दोनों में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास हम m मान लेते हैं फिलहाल। लेट अस सपोज कि प्रोटॉन का मास भी m और न्यूट्रॉन का मास भी m अभी मान लिए।
तो टोटल मास क्या हो गया, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितना है, एगो। यही ना होता है, क्योंकि जो भी न्यूक्लियस का बात हो रहा है उसका होगा एक्स जेड ए, और ए क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक का मास अगर m है तो ए का मास ma हो जाएगा, तो m इंटू ए हो गया टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि ए क्या है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, शुरू में बताए थे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और अभी पीछे हम पढ़ाए कि आर क्या था, आर नॉट ए का क्यूब रूट, उसको रखो, डेंसिटी एम ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, आर की जगह क्या फॉर्मूला बताए थे, आर नॉट ए का क्यूब रूट, और ये 3 अपने जगह पे, तो यहां से डेंसिटी एम ए बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, क्योंकि ये तो क्यूब आ गया, और ई 3 कट जाएगा, ए यहां से ए देखो कैंसिल हो रहा है, ओ हो m/4, 3 अब ऊपर ले जाते हैं, पाई आर नॉट क्यूब। अब m तुमको पता है, वहां लिख दिए हम 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और आर नॉट भी पीछे बताए थे 1.2 फर्मी। अगर ए कट गया, अगर इन सब के वैल्यू को रखा जाए तो यहां अप्रोक्स आ जाता है 2.3 इंटू 10⁻17, बहुत ज्यादा है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी होता है न्यूक्लियस का, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तुम ध्यान से देखो, ए ऊपर नीचे कट गया है, इसका मतलब कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। इसको प्रूफ करने आता है बोर्ड एग्जाम में, तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, ए काट के दिखाना पड़ेगा कि ए पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे देखो, हेंस कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया डेंसिटी। अभी भी नहीं समझे, जैसे हम क्या बोले, कार्बन का एग्जांपल दिए थे, कार्बन 614, यूरेनियम 92-234। अब बता, अगर हम पूछे कि किसका रेडियस ज्यादा है, तो जिसका मास नंबर ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा है। तो कार्बन छोटा न्यूक्लियस, यूरेनियम बड़ा न्यूक्लियस, रेडियस अगर देखा जाए। लेकिन अगर हम पूछे कार्बन और यूरेनियम में डेंसिटी किसका ज्यादा है, रेडियस तो यूरेनियम का ज्यादा है, यूरेनियम तो ज्यादा बड़ा होगा, ये गारंटी है। लेकिन दोनों में डेंसिटी किसका ज्यादा है, सेम होगा डेंसिटी। डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, जितना भी न्यूक्लियस है सबका डेंसिटी एक ही होता है, इतना 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गजब का बात है कि all the nucleus have same density and density does not depend upon mass number. तो density of nucleus is independent, मतलब डिपेंड नहीं करता, not dependent, independent of मास नंबर। ठीक, तो अगर तुमको कभी कोई सवाल दे दे, इस तरह से कोई सवाल उलझाने के लिए पूछ दे कि फाइंड द डेंसिटी रेशियो ऑफ टू न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर रेशियो 8:64। तो ई नहीं कि तुम फेरा में पड़ जाना, क्योंकि मास नंबर का रेशियो A1/A2 दिया हुआ है 8:64, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, या 8:, चलो 125 ही रहने देते हैं, जो पीछे क्वेश्चन था 125। अब पूछ क्या रहा है, A1/A2 दिया हुआ है 8:125, A1/A2। अब बोला डेंसिटी का रेशियो बताइए, तो याद रखना है आंसर 1:1 होगा मुन्ना, क्योंकि डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता, सब न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है सेम होता है। तो कुछ भी रेशियो दे दे A1/A2 का, डेंसिटी रेशियो पूछेगा तो 1:1 ही होगा। रेडियस रेशियो ना, रेडियस ना अलग अलग है, रेडियस डिपेंड करता है मास नंबर पे, डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको शो करने आता है तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा शो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो डेंसिटी। चलिए, हो गया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। जितना भी न्यूक्लियस है दुनिया में
सब का डेंसिटी ऑलमोस्ट 10⁻17 के ऑर्डर में है, 10⁻17 के ऑर्डर में है। देखो दो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। तो पहला क्या पढ़े, रेडियस, दूसरा क्या पढ़े हम लोग, डेंसिटी। अब थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन, जैसे बोलेगा एक एएमयू क्या होता है, 1 एएमयू, कभी कभी पूछेगा तो जानते होगे एएमयू, एएमयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, उसी को तुम बोलते हो एएमयू। पूरा लिख दिए, मतलब एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। देखो जैसे अब केजी से काम नहीं चलेगा, एक एटम का मास को मेजर करना है, तौलना है, सोचो तो एक एटम तो बहुत छोटा होता है, तो अब केजी में बात नहीं होता है। तो जब सवाल आता है ना तो एएमयू में देता है, जिसको यू से भी खाली डिनोट कर देते हैं, यू। जैसे बोल देगा इतना यू, प्रोटॉन कैसे बोल देगा 0.000 यू, 0.00023 कुछ यू दे देगा, उस सवाल में दिया रहेगा, टेंशन मतलब हम लोग को याद नहीं करना है कि प्रोटॉन का एएमयू में कितना मास है, इलेक्ट्रॉन का एएमयू में कितना मास है, ये हम लोग को याद नहीं करना है, वो हमेशा सवाल में दिया रहेगा। बस तुम जानो कि एक 1 एएमयू क्या होता है, तो 1 एएमयू यूनिट है मास का, एटॉमिक मास यूनिट, नामे से पता चल रहा है कि एटम के मास को मेजर करने का यूनिट। जैसे केजी मास का यूनिट होता है ना, तो एटम के मास को मेजर करने का यूनिट होता है एएमयू। तो क्या भाई इसका डेफिनेशन है, 1 एएमयू इज डिफाइंड एज मास, एज द मास ऑफ 1 एटम, इज डिफाइंड एज 1/12 द मास। देखो यहाँ पे छूट गया, इज डिफाइंड एज 1/12, 1/12, 1/12 द मास, 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12, कार्बन 12, मतलब 1 एएमयू क्या हो गया, तो 1 एएमयू 1/12 किसका मास भाई, तो मास ऑफ एक एटम, किसका, C12 का एक एटम, मास ऑफ C12 का 1 एटम ऑफ C12, ठीक है। मास ऑफ पूरा लिख दें, 1 एटम ऑफ C12 को का जो मास है उसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आता है उसको 1 एएमयू माना गया साइंटिस्ट लोग द्वारा। कितना होता है भाई एक एएमयू, तो सुने होंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी, 1 एएमयू में इतना केजी का रिलेशन होता है, ठीक है, याद कर लो। दूसरा है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एएमयू, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एएमयू। देखो सबको पता है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी रिलेशन, E बराबर mc²। तो सब जानता है कि आइंस्टाइन साहब क्या बोले थे कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में। E बराबर mc² बताता है हम लोग को वही रिलेशन कि अगर हम लोग को दे दिया जाए कुछ अमाउंट ऑफ मास, तो उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना एनर्जी मिलेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। अगर मास गिवन है, C पता रहता है 3 × 10⁸, तो E बराबर mc²। तो 1 एएमयू मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, फिर से सुनो, 1 एएमयू मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एएमयू। तो बाय आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग जान रहे हैं, E = mc²। अब यहाँ m कितना है, 1 एएमयू, तो 1 एएमयू की जगह क्या रखेंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और C हो गया 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अभी जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा, कॉमन सेंस है, सब एसआई यूनिट में तो जूल में आएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो अब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्या चीज में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इतना से डिवाइड कर दिए, इसको जब सॉल्व किया गया, तुमको करना नहीं बस याद करना है, तो 931.5
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से बोलो 931.5 931.5 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा। कब? अगर एक एमयू को मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। इसी को बोलते हैं एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU। ठीक है, इसको याद कर लेना। बहुत बार ये दिया भी रहता है एग्जाम में, कभी इसको 931 ही बोलता है लेने के लिए कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानिए। कुछ बुक 931 लिख भी देता है। ठीक है, कुछ बुक 931 लिखता है, कुछ बुक 931.5 लिखता है। तुम बस याद कर लो अभी इसको, वो कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में दे देता है कि भाई एक एमयू को मान लीजिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल में इसको नेग्लेक्ट करके 931 मान लेता है बहुत बार। तो ये हो गया एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU। पहले नोट करो, बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट मास डिफेक्ट क्या होता है, वो जो सिलेबस में मास डिफेक्ट क्या होता है, जल्दी नोट कीजिए। मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चा? चलो इसको याद रखना। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक एमयू को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कितना एनर्जी मिलेगा भाई। चलो अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास डिफेक्ट डेल्टा एम। इसी को समझना है कि मास डिफेक्ट क्या होता है। इट इज डिफरेंस बिटवीन theoretical mass and actual mass of nucleus। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। आओ समझते हैं। फिर से कोई सोचो एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस है XZA। ठीक है, मन में सोचो कि भाई कोई न्यूक्लियस है XZA, मतलब कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के कितना होगा A गो, और सिर्फ प्रोटॉन कितना होगा Z। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है भाई। अब अगर हम तुमसे बोले इसका थ्योरेटिकल मास निकालो और तुमको एक प्रोटॉन का मास मालूम है MP 1.67, अगर केजी में बोले AMU में दिया रहेगा एग्जाम में, AMU में भी दे देगा। ठीक है, तो AMU में दिया रहेगा इसका मास, तुमको याद नहीं करना है। AMU में हमेशा दिया रहेगा मास। जैसे कि अगर कोई पूछे कि सर AMU में क्या होता है, तो देखो हम लिख देते हैं, ऐसे याद नहीं करना है। अगर कोई पूछे कि मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.0073 AMU। बहुत बार खाली U भी लिख देगा तो वो AMU अंडरस्टूड है। बहुत बुक खाली U लिख देता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन तो 1.0087 AMU ऐसे दे देगा। ये 1.0073, ये 1.0087 AMU। तो ऐसे तुमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास AMU में दे देगा। ठीक है, अब एक प्रोटॉन का मास मालूम है तुमको और वैसा न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन है, तो टोटल प्रोटॉन का मास आ गया प्लस थ्योरेटिकल मास निकाल रहे हैं अभी। फिर एक न्यूट्रॉन का मास तुमको मालूम है Mn, और वैसा कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है A माइनस Z। तो ये टोटल, अब बताओ ये जो टोटल आ गया ना मास, तो अगर हम तुमको एक प्रोटॉन का मास दे दें, एक न्यूट्रॉन का मास दे दें और तुमको यहाँ पे A और Z दे दें, अब बोले कि बताओ थ्योरेटिकल मास न्यूक्लियस का, तो तुम तो कैलकुलेट कर लोगे ये थ्योरेटिकल मास, कॉपी पे मास, थ्योरेटिकल मास। ठीक है, कर लिए। अब एक्सपेरिमेंट से भी मास को तौला जाता है न्यूक्लियस के, ये तो कॉपी पे आ गया। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एक्सपेरिमेंट होता है, जो एक्सपेरिमेंट होता है लैब में, नाम है उस एक्सपेरिमेंट का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी।
अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब न्यूक्लियस का मास को मेजर किया गया, तौला गया, तो एक्चुअल मास थोड़ा कम आया, एक्चुअल मास न्यूक्लियस का थोड़ा कम आया, जबकि आना चाहिए था इतना थ्योरेटिकल मास, जबकि एक्चुअल मास जब नापा गया एक्सपेरिमेंटली थोड़ा कम आया। मतलब कि दोनों में कुछ डिफरेंस आया, उसी डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्यों आया बताते हैं, रुको ना, पहले याद तो करो कि भाई थ्योरेटिकल कॉपी पे मास निकाले, तो जैसे समझाने के लिए कर रहे, देखना ऐसे ही समझाते हैं। जैसे मान लो कॉपी पे तुमने ऐसे किया और आ गया लेटर सपोज 12 AMU आना चाहिए, मान लो ऐसा ही कोई न्यूक्लियस है, उसका 12 AMU मास आना चाहिए, थ्योरेटिकल मास। जबकि फिर एक्सपेरिमेंट किए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो पता चला कि आया भाई 10.5 AMU। तो ये मास डिफेक्ट कितना हो गया, समझाने के लिए बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मास डिफेक्ट हो गया 1.5 AMU। अब गया कहां भाई, 1.5 AMU गया कहां, कहां चला गया भाई, ये मास डिफेक्ट क्यों आया? तो देखो क्या इसको कैसे समझाया जाता है, थोड़ा अलग चीज है न्यूक्लियर फिजिक्स। जब भगवान न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, पहले एटम का फॉर्मेशन अगर करना चाहते हैं भगवान, तो पहले एटम बनाने के लिए, एक एटम बनाने के लिए भगवान को पहले न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा। अब न्यूक्लियस बनाने के लिए पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाना पड़ेगा। तो प्रोटॉन बनाए भगवान, न्यूट्रॉन बनाए भगवान, प्रोटॉन बनाए भगवान, न्यूट्रॉन बनाए भगवान। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बना रहे हैं सबको इकट्ठा करके रख रहे हैं, सुनते रहिएगा। अंत में सब जानता है कि सारा प्रोटॉन एक दूसरे को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, रिपेल करके न्यूक्लियस को बर्स्ट हो जाना चाहिए। बच्चा सोचता होगा कि सर प्रोटॉन तो भाई सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सब प्रोटॉन एक दूसरा को रिपेल कर रहा होगा और न्यूक्लियस को बर्स्ट हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस को स्टेबल होना नहीं चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा प्रोटॉन एक दूसरा को रिपेल कर रहा होगा। यही ना दिमाग में आता है न्यूक्लियस में। तो देखो भगवान क्या करते हैं कि जब प्रोटॉन बनाए, न्यूट्रॉन बनाए, प्रोटॉन बनाए, न्यूट्रॉन बनाए, सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब एक जगह रख दिए, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, इसी में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इतना जो मास है इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, E बराबर mc²। उस एनर्जी को अभी बताएंगे, सिलेबस में नहीं फिर भी बताएंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखता है, कोलैप्स नहीं करने देता है, बर्स्ट नहीं करने देता है, बाइंडिंग एनर्जी अभी पढ़ाते हैं। तो इतना मास को प्रभु ने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और वो एनर्जी न्यूक्लियस को बांध के रखता है, बाइंडिंग एनर्जी, बांधने वाला एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसीलिए मास डिफेक्ट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है थ्योरेटिकल मास और एक्चुअल मास में, क्योंकि वो मास गया कहां, डेल्टा एम मास जो 1.5 है गया कहां है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और वही एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है पहले बाइंडिंग एनर्जी। चलो तो क्या है भाई बाइंडिंग एनर्जी? इट इज एनर्जी, मास डिफेक्ट समझ के याद है, मास डिफेक्ट का इट्स यूनिट इज AMU। तो मास डिफेक्ट AMU में आता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐसे AMU में देगा सवाल में। ये आएगा बाबू सवाल, पक्का देगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ध्यान देना। तुमको Z दे देगा, A दे देगा। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ 23 हो गया। अब बोल देगा एक सोडियम न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट निकालिए, तो Z दे देगा तुमको, A दे देगा, और न्यूट्रॉन का मास गिवन रहेगा, फिर एक्चुअल मास भी दे देगा कि एक्चुअल मास इतना आया, ये भी देगा एक्चुअल मास। तो फिर सब चीज दे देगा, तो तुमको पुट करने आना चाहिए, और फाइनल आंसर क्या चीज में आएगा, AMU में आएगा, क्योंकि AMU में मास देगा। तो मास डिफेक्ट थोड़ा निकालना थोड़ा बोरिंग काम है, लेकिन टाइम भी देता है बोर्ड एग्जाम, थोड़ा बोरिंग है क्योंकि कैलकुलेशन होगा, लेकिन हो जाता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। ठीक है ना। अब इट्स यूनिट इज AMU। अब क्या बता रहे थे हम कि ये मास डेल्टा एम गया कहां, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, EB, बाइंडिंग एनर्जी। इट इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट, समझ गए होगे, डेल्टा एम। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम मास
जो मास डिफेक्ट है उसका एनर्जी इक्विवेलेंट, वो जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और ये क्या करके रखता है, तो इट बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। याद रखना कि बाइंडिंग एनर्जी बांध के रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इनसाइड द न्यूक्लियस। बताएंगे न्यूक्लियर फोर्स अलग वीडियो में, वही न्यूक्लियर फोर्स आता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स होता है जो पकड़ के रखता है, तो इस पे चर्चा होगा बाद में। अभी बाइंडिंग एनर्जी, अब सब जानता है E बराबर mc²। तो कितना मास कन्वर्ट हुआ भाई एनर्जी में, तो डेल्टा एम। अभी m कैपिटल लिखे तो कैपिटल लिखो, डेल्टा एम c²। अब देखो भाई यहां पे गड़बड़ मत करना, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे हो गया ये? देखो ये बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। अब एक बार डेल्टा एम आ जाएगा सॉल्व करके, उसको 931.5 से गुना कर दोगे तो उसका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी इसको ईबी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे बहुत बार बीई खाली लिख देता है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बीई कैसे हुआ? अरे पीछे क्या बताए थे कि एक एएमयू कन्वर्ट होता है तो इतना एनर्जी मिलता है। अभी पीछे सॉल्व किए थे ना कि 1 एएमयू को अगर मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 एएमयू को कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 931.5, 3 एएमयू को कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 931.5, 4 को करेंगे तो 4 इंटू। उसी प्रकार अगर डेल्टा एम को करेंगे तो डेल्टा एम इंटू 931। यूनिटरी मेथड सोचो ना, बार बार थोड़ी ना सी को पुट करोगे 3 इंटू 10⁸ सॉल्व करोगे, इसे तो बहुत लेंदी काम हो जाएगा। तो ई फॉर्मूला हम लिख दिए, लेकिन इसका ट्रिक अब सोचो। ट्रिक ई नहीं बोलना कि c² कहां गया, पीछे बताए ना। तो आप सोचेंगे ऐसे कि एक एएमयू में इतना, तो 2 में 2 इंटू हो जाएगा, 3 एएमयू में 3 इंटू हो जाएगा, डेल्टा एम। ऐसे ही पूछेंगे कि डेल्टा एम एएमयू में कन्वर्ट होगा कितना मास, तो डेल्टा एम से इंटू हो जाएगा। यूनिटी मेथड से सोचो, ट्रिक है। तो ऐसे हम लोग का आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। अगर डेल्टा एम पता चल गया तो बाइंडिंग एनर्जी भी आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। एक और हम बता ही देते हैं डेफिनेशन, अब हट गया है फिर भी बता देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, चलो वीडियो पॉज करके नोट करो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डेफिनेशन बता देते हैं। ये है बाइंडिंग एनर्जी। अब एक और है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन, भगवान तो बांध दिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, अब मान लो हम लोग को सेपरेट करना है, एक न्यूक्लियन को निकालना है। भगवान तो उसको बांध दिए और उस सबको अलग करने में हम लोग को एनर्जी बाहर से बहुत लगाना पड़ेगा। अगर सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करना है तो हम लोग को भाई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो एक न्यूक्लियन को, मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को कितना एनर्जी हम लोग बाहर से लगाएं ताकि उसको न्यूक्लियस से सेपरेट कर दे, बिछाड़ दे, अलग कर दे। तो देखिए अब ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी जानिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको EBN से डिनोट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट इज एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन, इट इज एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन न्यूक्लियन, मतलब या तो एक प्रोटॉन या तो एक न्यूट्रॉन। वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? ये होता है बाइंडिंग एनर्जी बटा मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी जो पीछे समझाए थे, ठीक है, डेल्टा एम इंटू 931.5। बाइंडिंग एनर्जी जो पीछे पढ़ा है उसको डिवाइड कर देंगे मास नंबर से, तो आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, मतलब कि एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए कितना हम लोग को एनर्जी चाहिए। जैसे और समझा दे, जैसे सोच लो, मान लो कोई न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब भगवान बाइंडिंग एनर्जी में इसको बांध दिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो मान लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी 100 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के मान लेते हैं 20 है। तो बोलता है EBN कितना होगा? तो EBN हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब कि 100 बटा 20,
100/20 कितना हो जाएगा 5। मतलब मोटा मोटी एवरेज बेसिस पे एक प्रोटॉन को अगर हमको अलग करना है या एक न्यूट्रॉन को अलग करना है या किससे, न्यूक्लियस से, कल्पना करो, इमेजिन करो, तो हम लोग को मोटा मोटी एवरेज बेसिस पे इतना एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, एक और बात खाली बस याद रखना कि पहला बात कि किसी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा है तो स्टेबल ज्यादा होता है। मतलब कि 2-3 वो न्यूक्लियस दे दिए, सबका ईबीएन दे दिए, किसी का 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का 7, किसी का 6। तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस कौन होगा? जिसका ईबीएन सबसे ज्यादा होगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है, वही न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ठीक है, तो याद रखना, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस। जिस न्यूक्लियस का ईबीएन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और पता है पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स में सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन है मालूम है? सबसे स्टेबल न्यूक्लियस आयरन, लोहा। ठीक है, जो आयरन है, ध्यान दीजिएगा, जो आयरन है इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ ऑल न्यूक्लिय। तो बस याद रखो, आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। और आयरन का जो ईबीएन का वैल्यू होता है एंड इट्स ईबीएन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आयरन का सबसे ज्यादा होता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखो ऐसे ही कि जो आयरन है, आयरन क्या होता है? Fe2656। ठीक है, 56 उधर भी लिख सकते हो। तो सब जानता है आयरन Fe2656 सबसे स्टेबल होता है और उसका ईबीएन का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है सारे न्यूक्लियस में, 8.75। तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद रखो। तो आज हम लोग का पहला हो गया एकदम लगभग खत्म, कॉम्पोजिशन हो गया, साइज हो गया, मास डिफेक्ट हो गया, और मास एनर्जी रिलेशन वही था कि एक एमयू को कन्वर्ट करोगे एनर्जी में तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। अब हम लोग का बस बच गया न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन। तो फिर हम लोग का ये सिलेबस, ये चैप्टर भी एंड हो गया। फिर हम लोग सेमीकंडक्टर में एंटर कर जाएंगे। चलो नोट कर लो।